Ignited Minds Tutorials has recently published a video discussing the poem Where the Mind is Without Fear for Maharashtra State Board Class X syllabus. This poem, written by Rabindranath Tagore, speaks about the importance of living in a society where individuals have the freedom to think and express themselves without fear. The poem highlights the poet's longing for a world where people are not bound by social, religious, or political constraints. Through beautiful metaphors and imagery, Tagore paints a picture of an ideal society where people are free to explore their creativity, to question existing norms, and to express themselves without fear of persecution. The poem emphasizes the importance of education as a means to free the mind from the shackles of ignorance and superstition, and to enable individuals to think independently and innovatively. Ignited Minds Tutorials Knowledge Explanation article provides a comprehensive understanding of the poem and its underlying themes. It aims to help students gain a better appreciation for the significance of this literary masterpiece, and to encourage them to aspire for a society that embraces diversity and encourages freedom of thought. यहाँ पे इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. एक्चुअली इट वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और ये एक्चुअली बंगाली में कंपाइल हुआ है, और इसका जो बंगाली वर्जन है उसका नाम है चित्तो जेथा भय शून्य. ठीक है, तो मतलब आपका माइंड जब विदाउट फियर होगा, ठीक है, तभी हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे. और फियर के फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं. ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में जाति प्रजाति को लेकर काफ़ी सारा फियर है. ठीक है, लोगों के बीच में काफ़ी सारा डर है इस चीज़ों को लेकर. तो जब हम इन सारे बंधनों से या सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमको डीमोटिवेट कर सकती है, उससे अगर जब हम मुक्त होते हैं तो हम बोलते हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. और वाकई में डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है. ठीक है, सो रविंद्रनाथ टैगोर, हु वाज बोर्न 1861 and who basically expired in 1941, was the author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. गीतांजलि एक बेसिकली बुक है, कविताओं की बुक है, और पहली बार किसी इंडियन को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था, एंड दैट वाज बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, इनफैक्ट पूरे यूरोप में, ठीक है, ज़्यादा करके नोबेल प्राइज यूरोपियंस को मिलता था. यूरोप से बाहर पहले ये रेसिपिएंट थे. ठीक है, फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन अराउंड 1913. ठीक है, पहली बार यूरोप के बाहर के किसी इंसान को, और वो भी बंगाली में कंपाइल करने के लिए प्राइज मिला था. ठीक है, सो दैट वाज हिज कंट्रीब्यूशन. द पोएम इज वन ऑफ हिज वास्टली रेड एंड डिस्कस्ड पोएम्स. इट वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली. जैसे मैंने आपको बताया कि ये ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था, बाद में इसका ट्रांसलेशन हुआ है, एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश, और इसी का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है. दिस पोएम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि. तो गीतांजलि जो इन्होंने बुक लिखी थी, जो पोएम्स की बुक है, उसमें से ही एक आपका पोएम है चित्तो जेथा भय शून्य, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. ठीक है, टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश. तो ऑब्वियसली टैगोर उस टाइम के थे जब इंडिया ब्रिटिशर से रूल हो रहा था. इन दिस पोएम, बिसाइड्स पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, टैगोर ऑल्सो अपील्स टू गॉड फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. ज़्यादा करके उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी लोग यही सोच या समझ या जान रहे थे कि कैसे भी हमको ब्रिटिशर से फ्रीडम मिल जाए. लेकिन क्या ब्रिटिशर से फ्रीडम मिल गया तो हमारी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा? नहीं. हमारे अंदर जो कास्ट को लेकर क्लैशेस हैं, हमारे अंदर जो जाति प्रजाति को लेकर क्लैशेस हैं, रिलीजन को लेकर क्लैशेस हैं, उनसे हम कैसे निपटेंगे? ठीक है, सो इवन आफ्टर गेटिंग द इंडिया फ्री from Britishers, there was still a huge task lying ahead. और ये पोएम उस टास्क के ऊपर हिंट देता है. ठीक है, ओके, सो where the mind is without fear and the head is held high. ठीक है, तो एक ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहा है कवि कि जहाँ पे माइंड में कोई फियर नहीं है. ठीक है, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, हम डिग्निटी से जी रहे हैं, हेड इज हेल्ड हाई. ठीक है, वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पे नॉलेज आपका फ्री है. ठीक है, where the world has not been broken up into fragments,
मतलब वर्ल्ड का डिवीजन नहीं हुआ है, ऐसा देश का विभाजन नहीं हुआ है, ठीक है, जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर ऐसा विभाजित रूप में देश नहीं है, ठीक है। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स बेसिकली क्या है, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड कलर इन सोसाइटीज एंड बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे नैरो डिविजन्स नहीं है जाति को लेकर, ठीक है, कलर को लेकर, क्रीड को लेकर, जेंडर को लेकर, ये तमाम जो विभाजन के श्रेणियां हैं ये लागू नहीं होती हैं, ठीक है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, ठीक है, तो जहां पे आप निर्भय होकर चीजों को बोल सकते हैं, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इन आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, आप हमेशा कंटिन्यूअस एफर्ट्स डाल रहे हैं किसी चीज में एकदम ऊपर तक जाने के लिए, ठीक है। टायरलेस स्ट्राइविंग, आपकी मेहनत में कोई कंजूसी नहीं है, एकदम टायरलेस स्ट्राइविंग हम इसको बोलते हैं, ठीक है, कोई कंजूसी नहीं है। स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जो भी काम आप कर रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में हो, भाई साहब कोई पेंटर हैं आप, कोई क्रिकेटर हैं आप, उसमें आप बड़ी शिद्दत से अपने काम को कर रहे हैं ताकि आपके काम में परफेक्शन आ सके, ठीक है। टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, हमारा जो रैशनैलिटी है वो इंटैक्ट है, हम सारी चीज़ों को रीजन और रैशनैलिटी से समझने जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारा रैशनैलिटी, हमारा रीजन, हमारा ये सब एकदम क्लैरिटी है इसमें, ठीक है, हम सारी चीज़ों को लॉजिकली कर रहे हैं। इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट मतलब फालतू के जो ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल, तो इसका डेड हैबिट, इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट, ये हमारा रीजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस डेड हैबिट को नकार चुका है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रीजन इन डेड हैबिट से एक्लिप्स हो जाए, मतलब जैसे सती प्रथा थी एक टाइम पे, एक फालतू की प्रथा थी, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे कुप्रथाएं थी उस टाइम पे, तो वो सारे जो कुप्रथाएं थी वो हमारे रीजन को एक्लिप्स कर रही थी। लॉजिकली हम सोचें भाई साहब, तो क्यों ही किसी जिंदा इंसान को जलाया जाए, आपके ऊपर एक मोम का अगर एक गिर जाए थोड़ा सा तो कितना ही जलन होता है, और आप सोचिए एक जिंदा आदमी को उसके हस्बैंड के फ्यूनरल पायर पे जलाया जा रहा है, ठीक है। सो हाउ पेनफुल वुड दैट एक्सपीरियंस बी, ठीक है। सो लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता था। तो ये डेड हैबिट्स, हमारा रीजन इन डेड हैबिट्स से एक्लिप्स ना हो जाए, हम इतने क्लियरली सोचें, हम इतने लॉजिकली सोचें कि हमारा रीजन जो है सोचने का वो इन डेड हैबिट्स मतलब फालतू के कस्टम्स और रिचुअल्स में एक्लिप्स ना हो जाए, इससे दब ना जाए, ठीक है। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action, तो माइंड का हमेशा कंटिन्यूस विकास होता रहे, ठीक है, एवर वाइडनिंग into that heaven of freedom my father let my country away, तो ये अपने माई फादर, देखो ज़्यादा करके कैथलिक्स लोग फादर से वो करते हैं, है ना, गॉड को वो फादर बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेशन किया है तो इन्होंने भी माई फादर यहाँ पे बोला, एक्चुअली इज रेफरिंग टू गॉड, ठीक है। सो इज रेफरिंग टू गॉड कि मेरे कंट्री को एक ऐसा एनवायरमेंट दो कि लोग यहाँ पे फ्रीली सोच सके, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इनके सोचने में कोई फियर ना हो, ठीक है। हेवन ऑफ फ्रीडम, कंडीशंस ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स व्हाइल रिस्पेक्टिंग दोज ऑफ अदर्स, ठीक है, कोई म्यूचुअल डिसरिस्पेक्ट ना हो। तो कवि ने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की है जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपका कास्ट, रिलीजन, क्रीड, जेंडर इस पे ना हो, हम फ्रीली चीज़ों को सोच सके, ठीक है, और हम फ्रीली जी सकें, इस तरीके की भारत की परिकल्पना की है। ओके, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्क्स बाय बंगाली राइटर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। दिस सिंप्लीफाइड इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशन इज ऑफ 11 लाइन्स विदाउट अ राइम स्कीम। तो आप अगर भाई साहब राइमिंग स्कीम लिखना होगा तो दिस विल बी अ फ्री वर्स, ठीक है, राइम स्कीम इसमें नहीं है, ठीक है। The original Bengali version of the poem is called Chitto Jeta Bhoy Shunno and was published in 1910 before India gained its independence from Great Britain and was in the midst of protest। तो आपका बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा था भाई साहब, ठीक है, तो उस टाइम पे ये लिखा गया है, ठीक है। Where the mind is without fear, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अगर हम देखेंगे, where the mind is without fear and the head is held high, in the very first line the poet prays to the Almighty that his countrymen should be free from any fear of oppression or forced compulsion, ठीक है। तो पोएट जो है अपने ऑलमाइटी से ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरा जो कंट्री है और मेरे कंट्री के लोग हैं दे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, ठीक है, आप निश्चिंतता से अपनी डिग्निटी में जिए, अपने रिस्पेक्ट में जिए, ठीक है।
in the very first line, the poet prays to the Almighty that his countrymen, उसके कंट्री के लोग, should be free from any fear of oppression. ऑपरेशन के किसी भी फियर से वो मुक्त हों, ठीक है, और फोर्स कंपल्शन, फोर्स तरीके से कोई काम कराया जा रहा है उनसे, ठीक है. He wishes that everyone in his country has his head held high in dignity. तो इनका भाई साहब डिग्निटी में हेड हेल्ड हाई है. In other words, according to him, in a truly freely country, every person should be fearless and should have a sense of self dignity. तो हर कंट्री के भाई साहब हर इंसान जो है तो fearless होना चाहिए और sense of self dignity होनी चाहिए, ठीक है. Should be fearless मतलब भाई साहब आपका कोई दबाव ना हो, ठीक है. They should be fearless and should be having a sense of self dignity, self respect हो, ठीक है. सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिग्निटी, ये सब चीज़ें आपके लिए आसान लग सकती हैं. आप यही सोच रहे होंगे कि क्यों भाई मेरा क्यों कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा, ठीक है. लेकिन उस टाइम पे जब ये पोएम लिखा गया था, उस टाइम पे भारत का परिवेश ऐसा नहीं था, एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था, ठीक है. ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको हम लोअर कास्ट के मानते थे, आज भी मानते हैं, और उनको गाँव के बाहर रखा जाता था. गाँव के कुओं से वो पानी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है. अगर वो सामने से आ रहे हैं तो बस अब जिस रास्ते से ब्राह्मण लोग जा रहे हैं उस रास्ते से शूद्र नहीं आ सकते, ऐसी चीज़. तो अगर इस तरह से आप किसी प्रजाति के ऊपर या इस तरह से किसी पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर आप हमेशा प्रताड़ित करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही चकनाचूर रहेगा, है ना. सो आज की तारीख में आप बोलेंगे कि शायद हम इससे को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं. वाई, हम क्यों भाई, हमारा रिस्पेक्ट क्यों नहीं होगा, या वाई समबडी वुड ट्राई टू इवन हर्ट आवर डिग्निटी और रिस्पेक्ट. लेकिन उस टाइम पे ऐसा था, ठीक है. गांव में जो शूद्र लोग होते हैं उनको भाई साहब अधिकार नहीं था कि कुएं में से पानी निकाले. उनको भाई साहब पानी अगर लाइए तो दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, बहुत पैदल दूर तक जाना पड़ेगा. वो सिर्फ साफ सफाई का काम करेंगे. कोई ब्राह्मण अगर रास्ते से आ रहा होगा तो उनको हट जाना पड़ेगा, उस रास्ते का व्यवहार वो नहीं कर सकते. उनका साया भी ब्राह्मण के ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है. मतलब वो अगर कुछ ले भी रहे हैं, कुछ मतलब उनको ब्राह्मण अगर पैसा दे भी रहा है कोई काम के लिए, ऐसे फेंक के पैसा दिया जाएगा, ठीक है. सो दिस वाज द, मतलब उनका कोई डिग्निटी और रिस्पेक्ट नहीं था. और अगर समाज के किसी एक बहुत बड़े वर्ग का या किसी भी इंसान का भी अगर डिग्निटी और रिस्पेक्ट नहीं है तो समाज का पॉजिटिव निर्माण नहीं हो सकता. देश का निर्माण तो छोड़ दो, ठीक है. तो इसी पे ये हिंट कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू हिम, इन अ ट्रूली फ्री कंट्री. तो उस टाइम पे सब लोग यही सोच रहे थे कि हमारा भाई साहब इस ब्रिटिशर से छुटकारा हो जाए तो हमारा सब ठीक हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है. किन्हीं लीडर्स ने और कुछ ऐसे चिंतक लोग थे जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, हु थॉट बियॉन्ड इट, कि चलो कल को मिल भी जाएगा हमको आज़ादी, लेकिन विल वी बी एबल टू बिल्ड अ नेशन विच इज़ फ्री ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो इसके लिए हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं. उसके साथ साथ एक पैरेलल मूवमेंट हमारा ये भी होना चाहिए कि समाज में फ्री सोच का विस्तार हो, समाज में रैशनैलिटी आए, हम चीज़ों को क्वेश्चन करें और जितने भी आपके फालतू की कुप्रथाएं हैं वो प्रताड़ित हों, ठीक है, वो खत्म हो. वेयर नॉलेज इज फ्री, इन द सेकेंड लाइन ऑफ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, द पोएट ड्रीम्स ऑफ अ नेशन वेयर नॉलेज वुड बी फ्री, जहां पे भाई साहब आपका नॉलेज फ्री हो, ठीक है. एजुकेशन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अपर क्लास ओनली. अभी प्रॉब्लम क्या था कि उस टाइम पे सिर्फ ब्राह्मण के लोग ही, वो ही भाई साहब गीता का या जितने भी चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है. सिर्फ हायर कास्ट के लोग ही उस टाइम पे पढ़ सकते थे, ठीक है. लोअर कास्ट के लोगों को पढ़ाई का अधिकार नहीं था, या ये माना जाता था कि क्यों ही वो पढ़ेंगे, जब झाड़ू ही मारना है तो पढ़ने का क्या है, ठीक है. तो ऐसा सोच था, ठीक है. वेयर एजुकेशन शुड बी फ्री, यहाँ पे एजुकेशन फ्री मतलब ये है कि भाई साहब सबको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन दिया जाना चाहिए, ठीक है. Where education should be free. Education should not be restricted to the upper class only. सिर्फ अपर क्लास के लिए एजुकेशन हो ऐसा नहीं होना चाहिए. But everybody should be allowed to acquire knowledge. और ये सारे जो thoughts पोएट एक्सप्रेस कर रहे हैं, these are very constructive thoughts, ठीक है. ये सारे बहुत constructive thoughts है in order to build a nation, ठीक है. By the medium of his poem, he is trying to involve very constructive thoughts and inspire all the people who are into the nation building that first of all have a vision in mind. It's just not about getting rid of Britishers, it is about building a nation parallelly, okay, which would be free of all these things which should not be there. Not only that, the children should learn freely from the nature and the world around them. तो यहाँ पे देखिए
रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत बार ये बोला है कि स्कूल की जो पढ़ाई है अभी है ऐसा तो ऐसा ही है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो शिक्षा है, क्या आप लोग का हो गया है? हो गया है तो जा सकते हैं, देकर जा सकते हैं। आपका हो गया है मैडम? नहीं हुआ है, बस फिर क्या है, कहाँ एक्स्ट्रा टाइम लेंगे भाई साहब? ये स्टेबल कर दीजिए प्लीज, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ पे क्या बोला जाए, नॉट ओनली दैट चिल्ड्रन शुड लर्न फ्रीली फ्रॉम नेचर। रविंद्रनाथ टैगोर का ये मानना था, या आज के जितने भी लोग हैं, अभी देखो होता क्या है, आप अगर हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है जिसका असर कैसे छोटे छोटे चीज़ों पे होता है। अभी यहाँ पे समझ लो 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, किन्हीं को हमारा लैंग्वेज समझ में आएगा, किन्हीं को नहीं, क्लियर है, ठीक है। सो थैंक यू। Thank you. You may leave. Thank you so much for your time. ओके, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई साहब देखो, अरे यार मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो भाई साहब रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोल रहे हैं, या अगर आप देखो हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है, अभी समझो यहाँ पे 10-12 स्टूडेंट्स बैठे हैं, किसी भी स्टूडेंट के अगेंस्ट में या फॉर में ये बातें नहीं हो रही है, लेकिन एक टीचर चाहे वो अच्छा हो या मतलब एवरेज हो, जैसा भी हो, वो अगर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या सब लोग उसके लेवल पे एकदम सही सही समझ पाएंगे? नहीं, ठीक है। सो किसी का ग्रास्पिंग पावर अच्छा होगा, किसी का नहीं होगा। लेकिन चाहे आप कोचिंग क्लास की बात करें, चाहे आप भाई साहब स्कूल की बात करें जहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं भाई साहब एक सेक्शन में, तो वॉट एवर द टीचर इज टीचिंग, मे बी हाफ ऑफ द क्लास इज नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये होगा ही, ये गैप है ही। लेकिन हम इतने बड़े पॉपुलेशन के हैं कि हम एजुकेशन को सार्वजनिक ही बना के रखा है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि द नॉलेज शुड बी फ्री, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। नॉलेज शुड बी फ्री मतलब नॉलेज सबको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर मिलना चाहिए। ये बात तो पहली एक हो गई, फ्री, ठीक है। दैट इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली अपर क्लास, ओनली अपर क्लास पीपल और देयर किड्स शुड बी हैविंग एन एक्सेस टू नॉलेज, इट शुड नॉट बी देयर इन अ सोसाइटी, ठीक है। दिस शुड नॉट बी देयर, नॉलेज शुड बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी। दूसरा ये है कि भाई साहब आपका जो नॉलेज है वो ऐसा मतलब हमारा सार्वजनिक नॉलेज जो है उससे हम बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे, एक बहुत कॉमन सा डिजीज़ हर स्टूडेंट को होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भाई साहब क्या, व्हाट, ग्रास्पिंग पावर नहीं रहती है। Okay, so there is basically a very common disease which is there because of which you are not able to focus, ठीक है, आप भाई साहब फोकस नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत कॉमन सा चीज़ है। तो ये जो है, तो पहले फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है ना, एक टेस्ट कराया जाता है एडमिशन के पहले, और जिन लोगों का ये है उनको अलग रखा जाता है, और जिन लोगों को नहीं है उनको अलग रखा जाता है। तो इनको स्पेशली ट्रेंड टीचर्स पढ़ाते रहेंगे और इनको अलग से टीचर्स पढ़ाते रहेंगे। सो इनको स्पेशल अटेंशन देकर इनको इनके लेवल पे लाया जाता है, दैट इज हाउ इट। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, तुम पढ़ने रहा दत मान के, ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे हम भाई साहब, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे नॉलेज के। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अभी जैसे मैं आपको मेडिसिन में भी बोलूँ, ठीक है, आप भाई साहब आपको मलेरिया हुआ और मुझे भी मलेरिया हुआ है, दोनों अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दोनों को सेम ही दवाई देगा, ठीक है, दोनों को सेम ही दवाई देगा, लेकिन उस दवाई का आपके शरीर पे एक अलग असर होगा, मेरे शरीर पे एक अलग असर होगा। लेकिन हम इस कदर इतने बड़े पॉपुलेशन के हैं कि हमारे लिए पर्सनलाइज मेडिकेशन पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए पर्सनलाइज एजुकेशन भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ पर्सनलाइज फॉर्मेट में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने इस कविता को लिखा है, उन्होंने पर्सनलाइज एजुकेशन प्राप्त किया था, वो कभी स्कूल नहीं गए थे, उनके घर में लोग पढ़ाने आते थे, तो उनका एजुकेशन पर्सनलाइज था, जिसके वजह से भाई साहब उनका दिमाग इतना खुला कि ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू गेन अ नोबेल प्राइज, नॉन यूरोपियन, सिर्फ इंडिया से ही नहीं पूरे विश्व में पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको लिटरेचर के लिए, और वो भी एक अलग भाषा में लिखी गई, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिखा है उन्होंने भाई साहब बंगाली में लिखा था, जिसके वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला। सो अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, एक इंसान जिनका पूरा शिक्षा क्या हुआ, एक पर्सनलाइज तरीके से हुआ, दिस वॉज द रिजल्ट, ठीक है।
टुडे यू आर रीडिंग इट, लेकिन आपका एडुकेशन और ना ही आपका मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनलाइज हो ही नहीं सकती हैं, ठीक है। वी आर सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। नॉट ओनली दैट, द चिल्ड्रन शुड लर्न फ्रीली फ्रॉम द नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। इनका एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम शांति निकेतन है, ठीक है। शांति निकेतन बेसिकली बंगाल में लोकेटेड है, और इस शांति निकेतन में मतलब ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, ऐसा फैला है बहुत बड़ा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स एकदम फ्रीली रहते हैं नेचर में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिम, एज ही वाज अ पोएट, ही इज सेइंग दैट नेचर हमको इतना ज़्यादा नॉलेज देगा ना, ठीक है। हमारा एजुकेशन मतलब ऐसे क्लासरूम्स में नहीं होना चाहिए, बाहर खुले मैदान में आराम से वैसा पेड़ के नीचे, इस तरीके का एजुकेशन का उनका लॉजिक था, ठीक है। व्हाट ही यूज्ड टू से इज, बाहर खुले मैदान में आप पेड़ के नीचे बैठे वैसा चिड़ियों को सुनते सुनते पढ़ाई करेंगे तो उसमें ज़्यादा ग्रास्पिंग पावर आपकी बढ़ेगी, ठीक है। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। दे शुड नॉट बी फोर्स्ड टू मेमोराइज सम प्री डिटरमिन्ड लेसन्स, ठीक है। आपका भाई साहब मेमोरी फॉर्मेट है यहाँ पे, ठीक है, प्री डिटरमाइंड लेसन्स, एंड दिस इज टैगोर्स टिपिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो उनका कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल, ठीक है, थियोरेटिकल मतलब ये रट के नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट ही इज अबाउट। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स, तो इन्होंने एजुकेशन की बात की, अभी बात बता रहे हैं भाई साहब क्या, वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, मतलब इस दुनिया के आपने टुकड़े ना किए हों। दुनिया के टुकड़े हम कैसे करते हैं भाई साहब, जातिवाद का भेद करके, रिलीजन का भेद करके, कास्ट का भेद करके, वॉर का भेद करके, ये सारी चीज़ों से हम दुनिया में भेद करके उसके टुकड़े कर रहे हैं, ठीक है। सो वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, मतलब मेरा राष्ट्र कुछ ऐसा बने कि जहाँ पे लोग इन छोटे छोटे चीज़ों को लेकर टुकड़ों में ना बढ़ जाएं, ठीक है। दैट्स व्हाट हिज आइडिया इज, बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, ठीक है। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, आप बोलते हैं ना भाई साहब, भाई भाई में झगड़ा हो गया दीवार खड़ी हो गई, ऐसा बोलते हैं ना भाई साहब कि किसी फैमिली में भाई भाई में झगड़ा हुआ और दीवार खड़ी हो गई, तो ये डोमेस्टिक वॉल इज सेपरेटिंग देम, ठीक है। ऐसा भाई साहब पूरे राष्ट्र में ना होता रहे, ठीक है, थोड़े थोड़े चीज़ों पे झगड़ा होता रहे और डिविजन्स होते रहे, ठीक है। इन द नेक्स्ट टू लाइन्स द पोएट एम्फसाइजेस द यूनिटी ऑफ नॉट ओनली हिज कंट्रीमैन बट ऑल्सो ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। पूरा पूरा वर्ल्ड इस तरह से यूनाइट हो कि उसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। He thinks there should be no division amongst people based on their caste, creed, color, religion or other baseless superstitions, ठीक है। Superstitions मतलब समझते हैं ना, अंधविश्वास, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी चीज के लिए कोई भी डिवीजन ना हो, कास्ट रिलेटेड, क्रीड रिलेटेड, कलर रिलेटेड, रिलीजन और अदर बेसलेस सुपरस्टिशंस। इन अदर वर्ड्स, prejudices मतलब अहंकार, एंड सुपरस्टिशन शुड नॉट डिवाइड द पीपल इन ग्रुप्स एंड ब्रेक देयर यूनिटी। तो जितने भी भाई साहब प्रेजुडिसेस एंड सुपरस्टिशंस है, दे शुड नॉट डिवाइड एंड ब्रेक देयर यूनिटी, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, ठीक है। तो जो आपके वर्ड्स हैं, दे कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, मतलब आप एकदम सच बोल रहे हैं, ठीक है। वेयर वर्ड्स कम आउट, आप झूठ कब बोलते हैं, जब डर हो, है ना। झूठ आप कभी बोलेंगे जब किसी चीज़ का डर हो, तभी आप बोलेंगे ना। और डर किसके लिए होगा, इन सब किसी कारणों के लिए होगा भाई साहब, ठीक है। सो इन सब किसी कारणों के लिए होगा, तो अगर डर ही ना रहे तो आप झूठ बोलेंगे ही नहीं ना। यू विल बी फियरलेस टू से द ट्रुथ, ठीक है। इन लाइन 5 ऑफ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, टैगोर वांट्स नेशन वेयर पीपल आर ट्रुथफुल, दे शुड नॉट बी सुपरफिशियल एंड वर्ड्स शुड कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हार्ट्स, ठीक है। सो एकदम दिल से बात करें। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, यहाँ पे भाई साहब मेहनत का बात किया जा रहा है, ठीक है। इन द 6th line of the poem, the poet wants that everyone to work hard to reach their goal and in the long run to reach perfection, ठीक है। तो अभी एक यहाँ पे बात की जा रही है कि आप जिस भी काम को करें इतनी शिद्दत से करें कि वो आपको मेहनत ना लगे। मेहनत आपको तब लगता है जब आप उस काम से कनेक्टेड ना हो, समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे यू नो, अगर आपको क्या अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कुकिंग करना अच्छा लगता है, कुछ तो अच्छा लगता है, कुकिंग करना अच्छा लगता है, ओके। अगर आपको भाई साहब बोल दिया जाए कल से पढ़ाई वढ़ाई करने की जरूरत नहीं, कुकिंग करो, कर लोगी भाई साहब, बहुत खुशी खुशी कर लोगी, है ना। 4-5 घंटा भाई साहब कुकिंग करती रहोगी, क्लियर, ओके। सो अभी मैं अगर बोलूँ इनको 4-5 घंटा पढ़ने के लिए, तो वो उनके लिए मेहनत हो जाएगा, है ना। 4-5 घंटे अगर कुकिंग करने बोले, वाह 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 वैसा किए जा रहे, ठीक है, तो उसमें उनको मेहनत नहीं लगेगा। शी विल नॉट फील टायर्ड आफ्टर 4 to 5 hours ऑफ कुकिंग, However, she will drop unconscious, बेहोश हो जाएगी अगर 4-5 घंटा इसको पढ़ाया जाए, है ना, क्योंकि उसके लिए बहुत सीवियर मेहनत हो जाएगा ये। तो ये चीज़ जो है, आपको मेहनत उसी पे लगती है जिससे आप इंटरेस्टेड ना हो। अगर किसी काम पे आप इंटरेस्टेड हो तो वो आपके लिए मेहनत है ही नहीं ना भाई साहब,
उसको तो आप खुशी खुशी कर लेंगे, ठीक है। तो वे टायरलेस स्ट्राइविंग, टायरलेस मतलब आप टायर्ड ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा काम कर रहे हैं और इस शिद्दत से कर रहे हैं कि उसमें आपको टायरलेस हो ही नहीं रहा है। टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इज आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, आप भाई साहब परफेक्शन के लिए भाई साहब काम कर रहे हैं, ठीक है। यू आर सो इनग्रॉस्ड इन समथिंग दैट यू आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड, या आप भाई साहब टायर्डनेस आ रही ही नहीं रहा है, यू आर नॉट बीइंग टायर्ड अबाउट इट। मेहनत जब आप करते हैं तब आप टायर्ड फील करते हैं, लेकिन जब मेहनत आप कर ही नहीं रहे, आप अपने शिद्दत से वो काम कर रहे हैं, देन यू विल बेसिकली इवॉल्व, यू विल नॉट फील टायर्ड, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। यहाँ पे आपके नेशन बिल्डिंग का एक प्रोसेस उन्होंने हाईलाइट किया है, ठीक है। In the sixth line of the poet wants everyone to work hard to reach their goal and the long run to reach perfection, ठीक है। एक स्टडी हुई थी यूएस में जिसमें कुछ बच्चों को मतलब ऐसे सेपरेट किया गया था ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन में। तो कुछ बच्चों को मतलब क्लास को हाफ में डिवाइड किया गया था, तो दोनों को भी एक ही पेपर्स दिए जा रहे थे किसी साइंस के टॉपिक पे या मैथ्स के टॉपिक पे जो उनका करिकुलम बेस्ड है। सिर्फ एक ही चीज़ का, दोनों को एक ही प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, दोनों को एक ही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक ही जगह पे पढ़ा रहे हैं, एक ही बुक से पढ़ा रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना था कि एक सेट तो दूसरे दो काउंसलर्स थे, तो एक में काउंसलर आके ये बोलता है कि भाई तो पहला टेस्ट कंडक्ट कराया गया, काउंसलर ने बोला कि आपने जो किया है ना ये मतलब सिर्फ आपका टैलेंट है भाई साहब, क्या मस्त काम किया, ठीक है। दूसरे में आके ये बोलते हैं कि भाई साहब आपने जो काम किया ना ये आपके हार्डवर्क की वजह से है, ठीक है। अभी आप सोचिए इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद यही बोलते रहे, ये काउंसलर्स हर बार आते थे और यही बोल रहे कि आपके टैलेंट, एक जन बोल रहा है कि आपके टैलेंट की वजह से आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, दूसरा काउंसलर आ रहा है दूसरे बैच को ये बोल रहा है कि आपके हार्डवर्क की वजह से ये मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता गया और ऐसे टेस्ट होते गए। लास्ट में जिस बैच को काउंसलर ने बोला था कि आपके हार्डवर्क की वजह से ये आ रहा है, उस बैच का परफॉर्मेंस इस बैच से काफ़ी अच्छा हुआ, ठीक है। एक बहुत छोटी सी बात है, मतलब आप इस चीज़ को समझिए और ये साइंटिफिकली है। जब हम ये बोलते हैं ना कि आपके हार्डवर्क की वजह से आपको ये रिजल्ट मिल रहा है, तो व्हाट एम आई इनकरेजिंग योर हार्डवर्क, राइट। और जब मैं बोल रहा हूँ टैलेंट आ रहा है, भाई साहब हम बॉर्न टैलेंट है भाई साहब, अपना हम भाई साहब रास्ते में भी चलेंगे तो सवाल हल हो जाएंगे, ऐसा है ना। सो हम टैलेंटेड हैं। जब आपको ये टैलेंट का बोला जा रहा है, देन टैलेंट तो आपको मिला हुआ है ना, गॉड गिफ्टेड है भाई साहब, ठीक है। तो टैलेंट है भाई साहब, हम टैलेंट में जी रहे हैं। सो लुक एट व्हाट इज बीइंग केटर्ड टू। जब आप बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को अपने हार्ड वर्क से पाया है, सो यू आर इंस्पायरिंग दैट पर्सन टू डू मोर ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, और रिजल्ट आपका आएगा ही, ठीक है। सो hard to reach their goal and in the long run to reach perfection. He thinks that they should not be tired by working. People should not be lazy and ignoring their work, ठीक है, where the clear stream of reason has not lost its way, ठीक है, into the dreary desert sand of dead habits, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि आपका रीजन और आपका लॉजिक हमेशा ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। इन लाइन 7 the poet compares reason or logical thinking to a clear stream and the next line compares dead habits और superstitious beliefs to a dreary desert। तो उन्होंने कंपैरिजन किया है, जितने भी आपके superstitious beliefs हैं they can be compared to a dreary desert से कंपेयर किया है। He wants the stream of reason not to lose its way into the desert of prejudices। तो आपका रीजन जो है वो भाई साहब खत्म नहीं होना चाहिए, आपका लॉजिक जो है तो हमेशा सुप्रीम रहना चाहिए। It should not be lost into the desert of prejudices। प्रेजुडिसेस मतलब फालतू के अहंकार, मैं ऊपर जाति का हूँ, ठीक है, मैं भाई साहब गोरा हूँ, ये अलग अलग भाई साहब लोगों के अहंकार की चीजें हैं, ठीक है। इन शॉर्ट पीपल्स थॉट शुड बी मॉनिटर्ड बाय रैशनल थिंकिंग। सो व्हाट इज सेइंग दैट कि रैशनल तरीके से आप चीजों को सोचिए, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप क्लियरली डिफाइन कीजिए, नॉट बाय सुपरस्टिशन। लॉजिक शुड रूल ओवर बेसलेस बिलीव्स, ठीक है। तो हमेशा लॉजिक आपका सुप्रीम रहना चाहिए, बेसलेस बिलीव्स को हट कर देखिए आप, ठीक है। और ये तभी कर सकते हैं जब आप उस समाज से थोड़ा हट कर सोचेंगे। सब लोग यही करते आ रहे हैं, मैं भी यही करता रहूँगा, तो वो नहीं चलेगा। यू विल हैव टू थिंक अ लिटिल बियॉन्ड, ठीक है, यू विल हैव टू थिंक अ लिटिल डिफरेंट। ये करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस करने का मकसद क्या है और ये कहाँ से चालू हुआ और क्यों ही चालू हुआ। समाज में जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो, क्योंकि आप समाज में हैं इसीलिए आपने भी उसको अच्छा मान लिया है।
लेकिन मानने और जानने में फर्क है, ठीक है. सो दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू अपील द लॉजिक ऑफ पीपल, ही इज ट्राइंग टू अपील द रैशनल थिंकिंग ऑफ पीपल सो दैट दे कैन कम आउट ऑफ दीज प्रेजुडिसेस, और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जो लॉजिक से चले, जो रैशनल से चले, ठीक है. Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, ठीक है. ever widening thought and action मतलब माइंड का विकास हो, माइंड इवॉल्व हो. In line 9 and 10 the poet wishes his countrymen to be progressive and broad minded, ठीक है. प्रोग्रेसिव, जो भी कंट्री प्रोग्रेसिव हुई है वो ब्रॉड माइंडेड सिटीजनसी होती है, ठीक है. He wants that their minds are led forward to ever widening thought and action by the Almighty. तो Almighty इनको मदद करे कि इनका माइंड जो है तो ever widening thought and action पे हमेशा अग्रसर रहे. In short, we should be open minded and do something unusual or extraordinary, overcoming the narrowness of the mind, ठीक है. तो narrowness of the mind overcome होना चाहिए. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. In the final line of the poem, the poet addresses the God as father. तो गॉड को इन्होंने एज अ फादर रेफर किया है. ही आस्क्स हिम टू अवेकन हिज कंट्री इनटू सच अ हेवन ऑफ फ्रीडम. तो पूरे कंट्री को भाई साहब ऐसा हेवन ऑफ फ्रीडम मिले, ठीक है. वेयर द अबव कंडीशंस मीट, जहां पे सारे ये कंडीशंस मीट अप हों, ठीक है. ओके, सो टू मेक इट क्लियर द पोएट प्रेज टू द अलमाइटी माय फादर टू रेज और लिफ्ट हिज कंट्री टू सच हाइट्स वेयर फ्रीडम वुड बी रियलाइज्ड एट इट्स बेस्ट एज अ हेवन ऑफ फ्रीडम. In turn, he is actually praying that God awakens his countrymen. तो मेरे कंट्री के लोगों को भगवान आप जागरूक करें, ठीक है. So that they come out from the darkness of ignorance, prejudices. Prejudices मतलब फालतू के अहंकार, कास्ट को लेकर अहंकार, ठीक है, क्रीड को लेकर, जेंडर को लेकर. डिसयूनिटी क्यों होगी भाई साहब? रिलीजन के लेकर जो मतभेद है उसके लिए. एंड ऑल अदर इविल्स. रविंद्रनाथ wants to awaken the God within us to free our mind from the shackles and bondage. तो ये जितने भी आपके भाई साहब बॉन्डेजेस हैं, जितने भी आपके भाई साहब ये रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, इन सब से फ्री होकर आप लॉजिकली और रैशनली एज अ इंडियन सोचे, ठीक है. इट इज नॉट इन्वोकिंग गॉड बट यूजिंग इट एज अ मेटाफर फॉर द हायर सेल्फ विद इन अस. तो ये कोई प्रार्थना नहीं है गॉड के लिए, लेकिन आप अपने लेवल से ऊपर जाएं, इसलिए आपको इन्वोक किया जा रहा है, ठीक है. The interpretation is beautiful and I can't resist the urge to add it here. Finally, in the poem, the poet's message is very clear. If all the people of a nation are not wise enough to lead a happy and peaceful life free from all evils, they cannot enjoy their freedom well. ठीक है. तो भले ही कल या परसों हमको ब्रिटिशर से आज़ादी मिल जाएगी, जब ये पोएम लिखा गया था उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन क्या हम एक वाकई में आज़ाद भारत का निर्माण कर पाएंगे अगर हम अपने सोच को रैशनल ना बना पाए, अपने लॉजिक को हम रैशनल ना बना पाए, तो हम वही रहेंगे. हम आज ब्रिटिशर्स के अंडर हैं, कल भाई साहब अपने ही फालतू के सुपरस्टिशंस के अंडर होंगे, ठीक है. दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे इन हिज पोएम. सो द पोएट ओनली पॉलिटिकल फ्रीडम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है. पॉलिटिकल फ्रीडम राइट नाउ वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टू ड्राइव द ब्रिटिशर्स अवे. अनलेस यू आर फियरलेस, self-dignified, knowledgeable, truthful, hard-working and broad-minded enough to enjoy it fully. अगर आपको सच में ही फ्रीडम को एंजॉय करना है या फ्रीडम का फायदा उठाना है, so you need to be fearless, you need to have a self-dignified, respect, knowledgeable, be truthful and hard-working and broad-minded. So these are the characteristics of building a nation. These characteristics should be installed in all the Indians. Only then India would actually be attaining freedom. ठीक है. So that is what has. Okay, so appreciation अगर लिखना हो भाई साहब, the poem where the mind is without fear is written by Rabindranath Tagore, is a prayer to God, ठीक है. is basically prayer to God है, लेकिन he is trying to invoke his fellow citizens, his fellow countrymen भी बोल सकते हैं हम, ठीक है. his fellow countrymen. The poem is written in free verse. तो आपका देखो free verse है, कोई rhyming scheme नहीं है भाई साहब, ठीक है. Without any rhyme scheme, there are many figures of speech. तो रेपिटेशन कहाँ पे यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है, ऑलिट्रेशन यूज हुआ है, ये सारे आपके फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए. एन इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, जब किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को आप ह्यूमन से कंपेयर करते हैं, ठीक है. Where tireless striving stretches its arms towards perfection, ठीक है. Here we can actually visualize tireless striving stretching its arms to reach its goal. tireless striving मतलब मेहनत को इन्होंने पर्सोनिफाई किया है, ठीक है. मेहनत अपने आर्म्स रीच आउट कर रही है परफेक्शन के लिए.
तो मेहनत तो कोई इंसान नहीं है, ठीक है, मेहनत एक क्वालिटी है, लेकिन इन्होंने मेहनत को पर्सोनिफाई किया है। मेहनत अपने आर्म्स स्ट्रेच आउट कर रही है ताकि अपने मंजिल तक परफेक्शन के साथ पहुंच सके, ठीक है। सो ही इज ट्राइंग टू पर्सोनिफाई, ठीक है, ही इज ट्राइंग टू पर्सोनिफाई टायरलेस स्ट्राइविंग to a human being who's stretching out his arms. In the poem, Tagore addresses God as my father and asks him to awaken his country into a heaven of freedom, ठीक है, where there is total freedom of good thoughts, good words and good actions. He wishes for a country where people are free from fear, where knowledge is free to all individuals and people from all castes and religions are united. तो ये एक ऐसे भारत की परिकल्पना कर रहे हैं जहाँ पे लोग अपने सोच का निर्माण किसी भी कलर, कास्ट, रिलीजन या क्रीड के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। दे आर फ्री टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। सो दिस इज द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अभी हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। एंड हेड इज हेल्ड हाई। क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच हो गया? देखो, ऑलिटरेशन। कैसे भाई साहब? ऑलिटरेशन क्या होता है? जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड को आप रिपीट करें, ठीक है। वेयर का W, ठीक है, विदाउट का W, ठीक है। सो द साउंड ऑफ W और भाई साहब H, हेड, हेल्ड, हाई, ठीक है। ये सब आपके भाई साहब क्या हो गए? ऑलिटरेशंस, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। द साउंड ऑफ W एंड H इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट, ठीक है। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। तो फिगर ऑफ स्पीच भाई साहब यहाँ पे क्या है? अगेन ऑलिटरेशन। तो वेयर W, वर्ल्ड W, ठीक है, एंड B has not been broken up into fragments. So the sound of W and B is repeated for poetic effect. Narrow domestic walls, ठीक है, narrow domestic wall यहाँ पे figure of speech क्या हो जाएगा? आपका metaphor है। metaphor मतलब क्या होता है भाई साहब? Explanation. Narrow domestic walls are indirectly compared. metaphor मतलब होता है comparison, ठीक है। metaphor basically means comparison. तो आपका यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है किसके साथ भाई साहब? एक्सप्लेनेशन। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स आर इनडायरेक्टली कंपेयर टू नैरो माइंडेड डिविजन्स इन द सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी में डिविजन्स है, नैरो माइंडेड डिविजन्स, उसके साथ भाई साहब कंपेयर किया गया, ठीक है, नैरो माइंडेड डिविजन्स इन द सोसाइटी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, नैरो माइंडेड डिविजन्स इन द सोसाइटी वेयर ट्रायलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, ठीक है। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं भाई साहब। पर्सोनिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बोला, टायरलेस स्ट्राइविंग मतलब क्या है? मेहनत। और मेहनत को क्या बोला जा रहा है? ये अपने आर्म्स को स्ट्रेच आउट करे ताकि ये परफेक्शन तक पहुंच सके। आप भाई साहब इंसान को बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन मेहनत तो एक क्वालिटी है, इंसान नहीं है, लेकिन मेहनत को पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है। सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइविंग मतलब आपका मेहनत, ठीक है, इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ बीइंग टायरलेस एंड स्ट्रेचिंग। तो इसको ह्यूमन क्वालिटीज दिया गया है ऑफ बीइंग टायरलेस एंड स्ट्रेचिंग। तो ये आपका हो गया क्या? पर्सोनिफिकेशन। Where the clear stream of reason has not lost its way, तो ये आपका हो गया मेटाफर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर बिकॉज रीजन हैज बीन कंपेयर्ड टू अ क्लियर स्ट्रीम, ठीक है। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब भाई साहब पानी बह रहा है, ठीक है, और पानी में अगर कुछ भी आपको कंकड़ पत्थर ना मिले तो एक क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन है। आपका रीजन भी इस तरह से क्लियर स्ट्रीम की तरह होना चाहिए, ठीक है। योर रीजन, योर लॉजिक should not have any impurities of caste, color, creed, religion, gender biasness, ठीक है। सो एक बहते हुए साफ पानी की तरह होना चाहिए आपका सोच, ठीक है। where clear stream of reason has not lost its way, तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या हो गया? मेटाफर। आपकी सोच एक क्लियर पानी की तरह होना चाहिए, ठीक है। द फिगर ऑफ स्पीच इज अ मेटाफर बिकॉज रीजन हैज बीन कंपेयर टू अ क्लियर स्ट्रीम। रीजन को हमने किसके साथ कंपेयर किया? यहाँ पे क्लियर स्ट्रीम के साथ। into the dreary desert sand of dead habit, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो गया भाई साहब? ऑलिटरेशन। देखो D कॉन्सोनेंट साउंड डेड 3 बार रिपीट हुआ है D का साउंड, देखो, ठीक है। सो ऑलिटरेशन हो गया ये भाई साहब। एक्सप्लेनेशन, द साउंड ऑफ लेटर D इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड ऑलिटरेशन, ठीक है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई D, ठीक है। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या है भाई साहब? सिनेक्डोट, ये सिनेक्डोट होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, हियर माइंड पार्ट स्टैंड्स फॉर सिटीजन फुल, ठीक है। तो आपका भाई साहब इसको हम सिनेक्डोट बोलते हैं। ये माइंड को भाई साहब क्या बोला जा रहा है? डी मतलब वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय डी, ठीक है। तो एक इंसान के साथ ही पूरा कंपेयर किया जा रहा है, तो इसको हम सिनेक्डोट बोलेंगे। सिटीजन, माइंड जो एक सिटीजन का पार्ट होता है ना। हमारा मन क्या है? हमारा एक पार्ट है, हम नहीं है ना। तो यहाँ पे पूरे माइंड को हमारे साथ कंपेयर किया गया। Here mind part stands for the citizen which is full.
इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो गया भाई साहब, अपोस्ट्रोफी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। अ डायरेक्ट एड्रेस हैज बीन मेड टू द फादर गॉड हु इज नॉट प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो एक डायरेक्ट अपोस्ट्रोफी मतलब कौन होता है, गॉड को संबोधित करते हुए ये बात बोली जा रही है। तो क्या गॉड प्रेजेंट है, मतलब है तो है, नहीं है तो नहीं, हम जानते नहीं है ना भाई साहब, छू तो नहीं दे सकते उनको, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी बोलते हैं हम इसको, व्हेन यू आर बेसिकली कन्वर्सिंग विद समवन हु इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अ डायरेक्ट एड्रेस हैज बीन मेड टू द फादर दैट इज गॉड हु इज नॉट प्रेजेंट देयर, तो इसको हम अपोस्ट्रोफी एज अ फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स योर पोएम। एक अच्छा सा पोएम है। एक लर्निंग इसकी आपकी ये है कि हमें इन्होंने जिस दौरान इस पोएम को लिखा था उस टाइम पे भारत स्ट्रगल कर रहा था टू गेन इंडिपेंडेंस। सो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे कुप्रथाएं तो थी ही, हम बहुत सारे छोटे छोटे गुटों में बटे हुए थे और इन गुटों में बटे हुए कारण ही हमारे ऊपर 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, ठीक है। अगर हम इन छोटे छोटे गुटों में, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में या लेट्स से रिलीजन के ग्रुप्स में ना बटे हुए थे तो शायद हमको आज़ादी बहुत पहले मिल गई होती, ठीक है। सो दिस फाइट इज नॉट ओनली, और रादर दिस पोएम हैज बीन रिटन टू इंस्टॉल द लॉजिक और द रैशनल बिहाइंड नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस था इंडिया में, जब जो उस टाइम पे जो चल रहा था, उसके पहले नेशन नहीं था, इंडिया एज ए नेशन नहीं एग्जिस्ट करता था। आफ्टर ब्रिटिशर्स इंडिया वाज फॉर्म्ड, ठीक है। तो नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो मतलब एक्चुअली में जो नेशन को डोमिनेट कर रहा है उसको भगाओ, और दूसरा आपका है इंटरनल चेंजेस लाओ। ये जो डोमिनेट कर रहा है उसको भगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको हम आसानी से भगा सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उन पे काबू करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उन दूरियों को पूरा करना या उन दूरियों को कम करना बहुत मुश्किल है। सो इट इज़ बेसिकली अ पोएम इन विच इज इंस्पायरिंग द इंडियंस टू थिंक अबाउट नॉट ओनली expelling the Britishers out of India, but also how to build in the nation. And until and unless we are free of our gender prejudices, until and unless we are free of our religion or caste-based differences, we will not be able to constructively build up a nation. ठीक है? So ये सारी चीजें इसमें भाई साहब बोली गई हैं। Any questions you have, people? No questions. Where the mind is without fear, so mind is absolutely without fear. Rational, बहुत बढ़िया, ठीक है, जा सकते हैं आज के लिए। थैंक